डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने दीवान खानामा काव्य पढ़ी थी, जिसकी कवयित्री है पन्ना नायक, और दीवान खानामा काव्य का साहित्य प्रकार है अछांदस काव्य, जिसकी समझूती हमने ली थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये काव्य समझ में भी आई होगी और जो भी होमवर्क आपको दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज सिलेबस में आगे बढ़ते हुए एक नया लेसन जिसका नाम है सूरज तो बधेज सरखो पढ़ेंगे। पाठ 8 सूरज तो बधेज सरखो। आप यहाँ देख सकते हो ये सूरज और यहाँ अलग अलग जो शहर है उसके नाम है अहमदाबाद, आगरा, माथेरान, दार्जिलिंग, महाबलेश्वर और माउंट आबू। तो ये जो पाठ है सूरज तो बधेज सरखो, इसमें ये जितने भी शहर बताए गए हैं इनके बारे में हमारे सामने बात रखी गई है कि किस प्रकार जो लेखक है वो वैकेशन में छुट्टियों में घूमने जाने की बात करते हैं और उनके एक जो सहकर्मचारी है वो हर जगह की खाने पीने की खासियत उन्हें बताते हैं। तो यहाँ ऐसे लोगों की तरफ व्यंग्य किया गया है कि जो हर जगह जैसे सूरज एक जैसा होता है, ऐसे ही बिल्कुल हर जगह को एक ही तरह देखते हैं। अलग अलग जगह की खूबसूरती उन्हें नज़र नहीं आती है कि कौन सी जगह में क्या खूबसूरती है या क्या खासियत है। तो इसी प्रकार यहाँ ये बहुत ही हड़वी शैली में लिखा हुआ एक हास्य निबंध है। लेखक के बारे में परिचय हासिल करेंगे, जिनका नाम है विनोद भट्ट। इनका जन्म 14/1/1938 में हुआ था। ये पाठ सूरज तो बधेज सरखो का साहित्य प्रकार है हास्य निबंध, और ये कौन सी कृति में से लिया गया है? वगैरह 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 माथी। तो ये आपको याद रखना है। विनोद जशवंतलाल भट्ट अहमदाबादना वतनी छे। ये जो विनोद भट्ट है, जो ये सूरज तो बधेज सरखो पाठ के लेखक है, इनका वतन अहमदाबाद है। मधुर व्यंग्य एमना लखाणों पीठबळ छे। क्या कहते हैं कि मधुर व्यंग्य यानी मीठी वाणी में, मीठी भाषा में व्यंग्य, व्यंग्य यानी कटाक्ष, किसी चीज़ पर ताना कसना। तो ये जो उनकी लिखावट है उसका ये पीठ बड़ है, यानी वो उनकी ताकत है, उनकी खास पहचान है कि वो मधुर भाषा में व्यंग्य करते हैं। एमणे हास्य साहित्य में मोटा भागना प्रकारों में प्रदान करेलू है। कौन से शोबे में इन्होंने अपना खास योगदान दिया है? तो हास्य साहित्य में। इदम तृतीयम, विनोदनी नजरे, आँख आड़ा कान, हास्योपचार, भूलचूक लेवी देवी, विनोद भट्टना प्रेमपत्रों वगैरह हास्य रसથી सबर पुस्तकों તેમણે લખ્યા છે। यानी सभी हास्य रस से भरी हुई किताबें इन्होंने लिखी है, सभी कॉमेडी किताबें इन्होंने लिखी है, जिसमें हड़वी शैली में हमारे सामने हास्य रखा गया है लेकिन जिसमें व्यंग्य भी है। તેમણે નર્મદ, મુનશી, જ્યોતિન્દ્ર દવે, ચાર્લી ચેપ્લિન, બર્નાર્ડ શો, एंटनी चेखव वगैरह चरित्रों लखेला है। ये जितने भी यहाँ कैरेक्टर है, नर्मद, मुंशी, ज्योतिन्द्र दवे, चार्ली चैपलिन, ये सब के चरित्र के बारे में उन्होंने लिखा है। ये सब भी ज्योतिन्द्र दवे, चार्ली चैपलिन, ये भी हास्य कलाकार है। ज्योतिन्द्र दवे ने भी कई हास्य के निबंध और हास्य से लगती कृतियाँ दी है। चार्ली चैपलिन भी एक कॉमेडियन है, तो इनके चरित्र इन्होंने लिखे हैं। તેમણે રણજીત રામ સુવર્ણચંદ્રક પ્રાપ્ત થયેલો છે। હાસ્ય લેખન માટે સાહિત્ય પરિષદને અને ગુજરાત સાહિત્યનો અકાદમી એવોર્ડ મળ્યા છે। आप देख सकते हो कि यहाँ उन्होंने जो भी किताबें लिखी है उसकी भी तस्वीर यहाँ दी गई है, जिससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि उन्होंने हास्य के शोबे में कितना महत्व का योगदान दिया है। अब ये पाठ में किस तरफ लेखक इशारा करते हैं वो देखेंगे कि आ लेख हड़वी शैली में अपनी विचित्रताओं और टेवों विषय ध्यान दोरे छे। ये लेख में ये जो हास्य निबंध है इसमें हड़वी शैली में सरल भाषा में क्या बताया गया है? अपनी विचित्रताओं यानी इंसानी फितरत की जो विचित्रताएं है और जो उनकी आदतें है उसकी तरफ हमारा ध्यान किया गया है।
માણસ વિખ્યાત જગ્યાએ પ્રવાસમાં જઈને પણ ત્યાં વાત તો ખાણીપીણીની જ કરે, જોવાલાયક સ્થળની ખાસિયત नहीं, ये टेव विषय लेखक कटाक्ष करे छे। क्या कहते हैं कि जो इंसान जो है वो विख्यात जगह यानी बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर जगह पे या बहुत खूबसूरत जगह पे जाकर भी, प्रवास यानी पिकनिक पर जाकर भी वो अपने खाने पीने की ही बात करता है। देखने लायक जो जगह होती है उसकी खासियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, या वहाँ की क्या सुंदरता है, या वहाँ क्या प्राकृतिक सौंदर्य है, ये सब चीज़ों पे गौर नहीं करता है, लेकिन खाने पीने की ही बातें करता है। और ऐसे व्यक्तियों की यही आदत के बारे में लेखक ने यहाँ कटाक्ष किया है। જેમ સૂરજ બધે સરખો જ હોય તેમ આવા માણસો માટે બધા સ્થાન સરખા જ હોય છે। जैसे सूरज हर जगह एक जैसा ही होता है, चाहे गांव हो या शहर हो, जंगल हो या पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी आप देखोगे, या विदेश हो या भारत देश हो या अलग अलग राज्य हो, कहीं भी आप देखोगे तो सूरज एक जैसा ही होता है। तो ऐसे ही जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी जगह की खूबसूरती नहीं देखते हैं, लेकिन हर जगह उनको एक जैसी ही लगती है, और वहाँ जाकर भी वो सिर्फ खाने पीने की ही बातें करते हैं और खाने पीने का ही काम करते हैं। सर्वज्ञ भाई नाम पण जाणे मात्र खाણીપીણીનું એ લેખકનો વ્યંગ માણવો गमे तेवो छे। सर्वज्ञ भाई करके जो एक किरदार ये लेसन में है जिसके ऊपर व्यंग्य किया गया है, ये एक ऐसा किरदार है जो सिर्फ खाने पीने की ही बातें करता है और इसके ऊपर लेखक व्यंग्य करते हैं, और वो हमें अच्छा लगे उस प्रकार से इन्होंने मधुर भाषा में मधुर तरीके से किया है। व्यंग्यात्मक रीते रजू थયેલ मनुष्य स्वभाव हास्य निपजावे छे एने ममड़ावવું गमे छे। व्यंग्यात्मक तरीके से जो मनुष्य का स्वभाव बताया गया है वो यहाँ हमें देखने को अच्छा लगता है। पाठ की तरफ आगे बढ़ते हुए पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है, देखेंगे। आ वखते रजाओं में कई तरफ उपड़वा विचारो छो बापू। ये जो लेखक है इनके साथ जो सहकर्मचारी है सर्वज्ञ भाई, वो लेखक से पूछते हैं कि इस बार छुट्टियों में कहाँ जाने का इरादा है। हजी કંઈ નક્કી નથી કર્યું। છોકરા આગ્રા જવાનું કહે છે, તાજમહેલ જોવાની એમની બહુ इच्छा है। लेखक क्या कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं किया है, लेकिन बच्चे आगरा जाने का कह रहे हैं, ताजमहल देखने की उन्हें बहुत तमन्ना है। वाह सरस, टेस्टी। ताजमहल अने टेस्टी। सर्वज्ञ भाई क्या कहते हैं कि वाह सरस यानी बहुत अच्छा, टेस्टी यानी स्वादिष्ट। तो लेखक कहते हैं कि ताजमहल और टेस्टी, उन्हें बात समझ में नहीं आती। एम नहीं, ત્યાં તાજમહલની ઉત્તરે ખાડામાં એક દાળવડાવાળો ઊભો રહે છે। સાલો શું બ્યુટીફુલ દાળવડા બનાવે છે। સુપર્બ, અમે તો જ્યારે આગ્રા જઈએ ત્યારે હું તો તાજની બહાર બેસીને દાળવડા ખાઈ લઉં છું। क्या कहते हैं कि टेस्टी का मतलब कि ताजमहल की उत्तर दिशा में मतलब कि एक जगह पे वड़ा वाला खड़ा रहता है, लेकिन साला क्या ब्यूटीफुल दाल वाले बनाता है, बहुत ही स्वादिष्ट। सुपर्ब। जो ताजमहल है उसकी उत्तर दिशा में एक दाल वड़ा वाला है, वो बहुत ही स्वादिष्ट दाल वाले बनाता है। तो उसकी वो तारीफ़ करते और कहते हैं कि हम तो जब भी आगरा जाते हैं तब मैं ताजमहल की बाहर बैठ के दाल वाले खा लेता हूँ। बाकी ताजमहल अद्भुत है नहीं। जो लेखक है वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन ताजमहल सच में अद्भुत है, हाँ देखने लायक है नहीं, ऐसा पूछते हैं सर्वज्ञ भाई से। तो वो क्या कहते हैं, साचू पूछो तो बॉस मैं अंदर जईने ताजमहल जोयो ज नहीं। देखो इनके स्वभाव की विचित्रता कि जो दुनिया का 7वां अजूबा है ताजमहल, जिसको अलग अलग जगह से लोग देखने आते हैं, इसकी खूबसूरती को, इसकी सुंदरता को, तो क्या कहते हैं सर्वज्ञ भाई कि सच कहूँ तो मैंने अंदर जाके ताजमहल देखा ही नहीं है। लेखक कहते हैं कि गजब कहवाय सर्वज्ञ भाई, ये तो बहुत ही अजीब बात है। एमा गजब शू है यार। कहते कि उसमें गजब की क्या बात है। एक माणस 14મી डिलीवरी में मरी गयेली पोतानी बहरी पाछळ आ रीते पैसा बर्बाद करे ए वात ज आपणने पसंद नहीं। बीजो कोई समझू माणस होय तो बहरी पाछळ आखू आगरा शहर जमाड़े के पछी एनी यादमां ताजमहल जेवी कोई मोटी होटल बांधे। लाखों रुपया खर्चीने तेणे बांधी तो एक कबर ज ने। क्या कहते हैं बात की सफाई करते हुए कि इसमें गजब की क्या बात है कि मैं ताजमहल देखने नहीं गया और बाहर ही बैठ के दाल वड़े खा लिए। कहते हैं कि एक इंसान ने 14वीं डिलीवरी में
मरी हुई अपनी बीवी के पीछे पैसा बर्बाद किया है। कैसे? क्योंकि उसने अगर उसे उसकी याद में कुछ बनाना ही था तो ताजमहल जैसी होटल बनाता या पूरे आगरा शहर को खाना खिलाता, लेकिन उसने आखिर बनाई तो एक कब्र ही ना। ये जो ताजमहल है ये शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में ये ताजमहल बनाया है प्रेम के प्रतीक के रूप में। तो इसे क्या कहते हैं वो कि ये तो बस बिल्कुल पैसे खर्च करने वाली बात है, बर्बाद करने वाली बात है। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे अच्छा होता कि वो पूरे आगरा शहर को खाना खिलाते उनकी बीवी की याद में, या फिर उनकी बीवी की याद में ताजमहल जैसी कोई बड़ी होटल बनवाते। कहते हैं कि लाखों रुपये खर्च के उन्हें बनाई तो एक कब्र ही ना। तो इस प्रकार इनके स्वभाव की विचित्रता हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब ये तो थी ताजमहल की बात। धीरे धीरे इनकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर जो माथेरान है वहाँ जाने की बात होती है, दार्जिलिंग जाने की बात होती है, उसके बाद महाबलेश्वर जाने की बात होती है। लेकिन जहाँ जहाँ जाने की बात होती है वहाँ की जो भी खाने की जो खास चीज़ है, रेसिपी है, उसकी ही पहचान सर्वज्ञ भाई देते हैं। कहीं की भी कोई प्राकृतिक सौंदर्यता की बात वो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरे आगे के पाठ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।